बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा क्योंकि ज़रा मेरी भी तबीयत गड़बड़ है थोड़ी सी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये किए थे, नमपाई के साथ काम शुरू किया था और नमपाई के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने देखे थे जिसके अंदर प्राइमरीली मकसद यही था कि आपको शेप के साथ थोड़ा सा वो हो जाए। ठीक है, तो अभी जो नमपाई के अंदर जो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। तो जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्लस उसके साथ जो मसले वगैरह आते हैं थोड़े से उनको भी देखते हैं। ठीक है जी, तो एक जिस तरह हम लोगों ने अपना मैट्रिक्स क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर सारों को पहले जीरो से इनिशियलाइज़ कर दो, तो ये काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है। तो उसके एक फंक्शन नंपाई के अंदर मौजूद है जीरोज़ का, आप कहते हैं np.zeros और इसको यहाँ पर आप बताते हैं डायमेंशन उसकी 3,5। तो इसका मतलब है कि आपको इम्पोर्ट ही नहीं किया मैंने, ये आपको 3/5 का एक मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा जिसकी आप सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो होंगी। एक ज़रा यहाँ पे ये चीज़ देखें जो कि नोट करने की है, वो ये है कि ये 0 डॉट दिखा रहा है, 0.0 नहीं दिखा रहा। तो ये कन्वेंशन है, आपके पास अक्सर जगह पे नज़र आएगी, नीचे हमारे कोड में भी एक जगह पे आपको नज़र आएगी कि जब भी आपके पास डेसिमल के बाद सारे ज़ीरोज़ हों तो फिर वो नहीं लिखते। ठीक है, तो 0 डॉट अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये डॉट कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही 0.0 ही मुराद है इससे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा होता है लेकिन इससे मुराद होता है 0.0, 0.0 सब जगह पे मुराद होगा। ठीक है जी, अपने कोड में भी अगर 0 डॉट अगर आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 0 डॉट किधर है, ओहो, तो इससे 0.0 ही मुराद होता है। ठीक है जी, ओके। इस तरीके से np.ones है, ये भी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये सारे के सारे वंस लेता है। और बाय डिफ़ॉल्ट देखें जितनी भी ये नंपाई के अंदर ऑपरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट के अंदर चलते हैं। आई बिलीव फ्लोट 32 के अंदर चलते हैं। ठीक है, 32 बिट फ्लोट के अंदर चलते हैं। वो हमारे नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कोर्स में आ रहा है कि 32 बिट फ्लोट और 64 बिट फ्लोट में क्या फ़र्क है, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट्स हैं, इनकी डाटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा जितना भी काम नंपाई के साथ होता है तकरीबन सारे कामों में हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लोट्स की। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हैं हमारे पास तकरीबन हर जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं वो ज़रूर आएंगी। ठीक है, इस तरीके से ए रेंज है जो कि हमने पहले देखा था 1 से लेके 7 से पहले तक की वैल्यू ये आपको रिटर्न करता है। अब अगर आप ए की शेप करें तो 6 आपको बता रहा है, रैंक 1 का टेंसर है, ये बात भी हम पहले देख चुके हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं आप इसके अंदर उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं जिस तरह पाइथन में आप लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि a(3) = 7, तो आपके पास ये जो पोजीशन नंबर 3 है उसके अंदर वैल्यूज़ की चेंज आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इस तरीके से आप मल्टीपल लोकेशंस को भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि a:3 = 1, जिसका मतलब है कि स्टार्ट से लेके 3 से पहले पहले तक, ठीक है, यानी कि 0, 1 और 2 इन तीनों की जो वैल्यू है वो 1 कर दो। ठीक है जी, तो ये आप करें तो देखें 0, 1 और 2 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स पॉसिबल। और ये वाला ऑपरेशन जो है ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिंटेक्स जो है बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, लेकिन आपको अंदाज़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि कल को जाके आप अगेन किसी और का कोड देखें तो मेजॉरिटी केसेस में जब आप थोड़ा सा किसी रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पहुंच जाते हैं तो आपको औरों के कोड पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी, और आम तौर पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि शुरू में जो इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है उसमें तो ठीक है, हम आपको कहते हैं कि भाई आप खुद कोड लिखें, फंक्शन भी खुद लिखें, सब कुछ खुद लिखें। ठीक हो गया, पहले 1-2 सेमेस्टर ये काम चलता है। तीसरे सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह का कोर्स होता है, एल्गो का कोर्स जब होता है उसमें भी आपको मोस्टली ये कहा जाता है कि दिस इज़ द एल्गोरिथम, ये इस तरीके से काम कर रहा है, यू शुड कोड इट योरसेल्फ। अच्छी बात है, करना चाहिए, गलत नहीं है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ यू कीप डूइंग कोड योरसेल्फ तो उससे दो मसले पैदा होते हैं। एक तो ये है कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे कोलीग से बात हो रही थी, कंप्यूटर साइंस के वो नहीं है, हैं वो मैनेजमेंट साइंस के, लेकिन वो सीख रहे हैं कंप्यूटर साइंस की साइड पे, प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहे हैं, शौक होता है बंदे को। तो उन्होंने शुरू में कुछ पाइथन मेरा कोर्स किया था और उसके बाद वो C++ वगैरह और इसका वो कर रहे हैं। तो बात मेरी उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि सर मुझे एक बात समझ आई है। मैंने जी क्या, मतलब नया बंदा होता है ना वो नई बात भी अक्सर कर देता है, तो बड़ी यूज़फुल उन्होंने बात की जो कि ऑब्वियसली पता हमें थी, लेकिन मुझे एक बिल्कुल फ्रेश बंदे के मुंह से ये बात सुन के एक किस्म की वो तसल्ली होगी कि हाँ वाकई हमें इसी। उन्होंने कहा सर मुझे ये पता लगा है कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा वाकई ये बात है कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम, वो बंदा मतलब बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में, लेकिन उनको भी ये बात समझ आ गई कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जब बहुत सारे तरीके होंगे तो ऑब्वियसली कुछ तरीके अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे। तो जब आपको ये कहा जाता है ना कि आप खुद करें, तो आप खुद से हमेशा ज़ाहिर बात है आखिर में एक ही सोल्यूशन निकालेंगे ना। जब आपने एक दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो फिर आप दूसरे तरीके से तो कोड नहीं करेंगे ना। तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपके पास एक रास्ता जो आपने निकाला है मे बी दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एटलीस्ट तीसरे चौथे सेमेस्टर के बाद, अभी जिस स्टेज पे आप हैं,
ये होना चाहिए कि आप औरों के कोड को पढ़ें। जिस तरीके से आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में कोई एल्गोरिथम अगर इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, AVL वगैरह और वो चीज़ें आप लोगों ने की होंगी, तो वो जो की हैं, तो जिस तरीके से आपने की हैं उसको एक साइड पे रखें और अब जाके किसी और की इंप्लीमेंटेशन भी देखें। स्पेशली ये सॉर्टिंग वगैरह की जो कोर एल्गोरिथम्स हैं ना, उनकी इंप्लीमेंटेशंस औरों की देखें, ठीक है। अगर आपने पहली दफ़ा खुद किया है, जिन लोगों ने कॉपी की होती है वो तो और बात है, लेकिन अगर खुद किया है तो फिर जाके उसको देखें ताकि आपको पता चले कि दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। और आमतौर पे आप लोगों को फिर जो अच्छी जगहों से अगर आप लेंगे तो वो आपको सबसे अच्छा साफ़ सुथरा कोड भी होगा, जो कोड के सारे बेनिफिट्स होते हैं कि रीयूजेबल हो और रीडेबल हो और वगैरह वगैरह, बग्स उसके अंदर कम हो, एज केसेस को हैंडल किया हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे कोड के अंदर भी मिलेंगी। तो यहाँ पे बताना ही मुराद है कि आपको इस बात की आदत डालनी चाहिए कि आप औरों के कोड को पढ़ें, और औरों के कोड को जब आप पढ़ेंगे तो यही वाला जो काम है ना, ये A:3 = 1, ये आप यहाँ पे A0 = 7, A1 = 7, A2 = 7 3 लाइनों से कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि एक तो आपको एक सिंटेक्स जो कि औरों का है वो नहीं समझ आएगा, दूसरी बात है जो काम एक लाइन से होता है और बहुत रीडेबल तरीके से होता है वो आप बेसिकली 3 लाइन से कर रहे हैं, ठीक है, और अगले को समझने में भी दिक्कत होगी कि आप 0, 1 और 2 को क्यों चेंज कर रहे हैं, जबकि इस लाइन को देख के पता चलता है कि भाई दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट आई वांट टू चेंज। तो कभी कभी लॉजिक जो है वो कन्वे होती है आपके जिस तरीके से आप कोड करें उसके ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे जितनी कहानी चल रही है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियस हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन दे आर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ज़रा से देखना चाह रहे हैं इस नज़र में, ओके। इस तरीके से आप A1 से 4 तक कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने कहा ना कि A3 = 1, तो ये थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दिया हमने इसको एक वैल्यू है और इसको डाल रहे हैं 3 डब्बों में, ठीक है, तो ये तीनों में जाके असाइन हो जाता है। तो ये कैसे होता है इसको नीचे भी अभी नीचे ही देख रहे हैं यहाँ पे इसी नोटबुक के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको कह रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक के अंदर वैल्यू डालो 9, 8, 7 की, तो 1, 2 और 3 ये 3 डब्बे हैं, ठीक है जी, 4 से पहले रुकेगा, तो 1, 2 और 3 3 डब्बे हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ आप 3 इसको दे रहे हैं तो ये इसके अंदर असाइन कर देगा, ठीक है जी। तो ये देखें 1, 2 और 3 के अंदर 9, 8, 7 जो है वो इंसर्ट हो गया। अगर यहाँ पे आप इसको 4 वैल्यूज़ देने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी एन एरर, ठीक है। और इस एरर को यहाँ पे ज़रा देख लें, कह रहा है कुड नॉट ब्रॉडकास्ट इनपुट अरे फ्रॉम शेप 4 इन, यहाँ पे आगे नज़र नहीं आ रहा, माइनस करता हूँ, नज़र आए, इन टू शेप 3, ठीक है जी। तो 4 को 3 में मैं नहीं चेंज कर सकता, ये 4 है, इसको वो 3 में नहीं चेंज कर सकता, ये बेसिकली कह रहा है। ये लफ्ज़ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का जो है ये ज़रूरी है, इसको थोड़ी देर में तफसील से हम देखते हैं, ठीक है जी। आपने ये बताया कि इतनी जगह के अंदर वैल्यू डालो, तो वही जो रीशेप वाली जो बात थी वो कहता है कि इसको मैं उठा के इसके अंदर नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये कि ऊपर भी तो हमने इसको 3 डब्बे दिए थे और वैल्यू 1 दी थी, तो वो कैसे फिर इसने डाल ली। 3 डब्बों में 1 वैल्यू डाल सकता है तो फिर 4 डब्बों मतलब 3 डब्बों में 4 क्यों नहीं डाल सकता, इसकी सेम बात है। और उसमें 2 भी नहीं डाल सकता, अभी देखते हैं कि वो क्या मसला है, ठीक है जी, थोड़ी देर में इसकी तरफ आते हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि नीचे हम देखते हैं, ओके। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 by 2 का आपने वो लगाया और आप यहाँ पे इसको 2 इंडेक्सेस दे के भी कर सकते हैं। अगर 2 डायमेंशनल है तो आप जिस तरह 2 इंडेक्स के जरिए से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, उसी तरीके से आप इसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। तो 0, 0 के अंदर 1 चला गया, 0, 1 के अंदर 2 चला गया और 1, 1 के अंदर 4 चला गया। np.0 से हमने बनाया था जो कि सारे जीरोस थे, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंटेक्स बताना मुराद, और बी की शेप जो है वो 2 by 2 है। इन असाइनमेंट से आपकी शेप चेंज नहीं होती, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको कह लेंगे अरे कह लें आप, चूँकि नंपाई में बात करें तो हम उसको अरे कहेंगे, तो अरे की जो शेप है वो चेंज नहीं होती इन ऑपरेशन से, ठीक है। तो नंपाई के अंदर अरे की शेप जो है वो चेंज नहीं होती, वो अगर आपने करनी है तो आपको और तरीक़ों से करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनके ज़रिए से आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 2 अरेज को लेके आप इस तरह मिला सकते हैं, आपस में इस तरह मिला सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है, स्टैक्स वगैरह होते हैं, ओके। इस तरीके से इनके अंदर जो ऑपरेशन हैं, तो बी को हम आउटपुट कर लेते हैं। 1, 2, 0, 4 है, मैंने इसकी वैल्यू नहीं तो नहीं ली हुई, चलिए नहीं ली हुई। इसको अगर मैं कहता हूँ B+2, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा जी। लॉजिकली देखें यही बात है कि इफ़ यू कम फ्रॉम ए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो इट मेक्स सेंस टू अस कि B+2 है, सब एलिमेंट्स के साथ 2 को प्लस कर दो, ठीक है। आपने खुद बता दिया मेरे बताए बगैर। द प्रॉब्लम इज इफ़ यू कम फ्रॉम मैथमेटिक्स तो दिस ऑपरेशन डज नॉट मेक सेंस कि आप वेक्टर के साथ स्केलर को नहीं ऐड कर सकते। आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने आइगन वेक्टर्स वाला, अगर पूरा नहीं भी याद तो खैर मैं बता देता हूँ, आइगन वेक्टर्स की जब हमने बात की थी तो उसमें आप ये कहते हैं कि यहाँ पे लैम्डा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा के साथ पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो मैट्रिक्स बन जाए, ताकि फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है, वो ये काम करते हैं। तो मैथ्स की तरफ से अगर ये आएंगे ना तो ये ऑपरेशन यहाँ पे बंदा कहता है ये क्या बात है, ये तो नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग के हिसाब से आएंगे तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन होता कैसे है उसकी तफसील अभी हम यहाँ पे नीचे देखते हैं। B+2 का मतलब है कि हर एलिमेंट के साथ 2 प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट वाली बात जो है इसका रूल है पीछे कि
अगर मैं इसको 2 और 4 दे दूं तो भी ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि देखते हैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है आगे। ठीक है जी, ओके। 2 इंटू बी ये नॉर्मल मैथ्स में भी होता है। ठीक है, आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 4 0 8। ये बात ज़रा तवज्जो रखें यहाँ पे कि जब मैंने b+2 किया तो ये चीज़ें चेंज हो गया, मुझे रिजल्ट नज़र तो आया, लेकिन b अपनी जगह पे वही का वही है। b इज इक्वल टू b+2 करते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि b+2 जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन ये b को चेंज नहीं कर रहा। तो इसको कहते हैं कि ये इन प्लेस ऑपरेशन नहीं है। इन प्लेस ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसी b को चेंज करेगा, जबकि ये जो ऑपरेशन है आउट ऑफ प्लेस को या कॉपी बनाने वाला ऑपरेशन कहते हैं, वो क्या करता है कि b की कॉपी बनाएगा और फिर उसके अंदर सारे ऐड करेगा और आपको ये नई चीज़ रिटर्न करेगा। तो इसमें एक मसला समझें कि कॉपी बनाना इतने छोटे से केस में इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ़ यू हैव अ मिलियन बाय मिलियन मैट्रिक्स, अ डेंस मिलियन बाय मिलियन मैट्रिक्स, और उसकी आप कॉपी बनाते हैं, तो आप तो मजे से कह देंगे ना कि +2 b इज इक्वल टू b+2, लेकिन दैट इज़ अ प्रॉब्लम देन। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पूरे मिलियन बाय मिलियन की कॉपी जो बनेगी तो वो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, स्पेशली इफ इट्स डेंस। स्पार्स भी और उसके अंदर बहुत सारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं तब भी मसला होगा, लेकिन डेंस के अंदर तो मसला होगा ही होगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये यहाँ पे छोटा सा ऑपरेशन लिखा हुआ है, जब आप इसको जाके कहीं पे रियल वर्ल्ड किसी डाटा सेट के ऊपर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस हैं, आपके पास टेंसर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी डायमेंशंस के, उनमें आप सीधा प्लस भी नहीं कर सकते। वो प्लस करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, जो कि इस नोटबुक के आखिर में एक सेक्शन है जिसके अंदर ये बात करेंगे कि वो किस तरीके से फिर आप करते हैं। तो आप अंधों की तरह लूप लगाने नहीं शुरू हो जाते। अगर आप मिलियन बाय मिलियन का मैट्रिक्स है उसके ऊपर अगर आप लूप लगा देना तो काम हो जाएगा बिल्कुल। आप लोगों ने समेशन का वो किया होगा, यहाँ पे भी शायद मेरे पास कहीं पे है, अभी देख लेंगे शायद थोड़ी देर में, लेकिन आप लोगों ने समेशन का ऑपरेशन किया होगा कि सम करते हैं ना किसी अरे की सारी चीज़, अरे का टोटल मुझे रिटर्न करो। कैसे करते हैं? लूप चलाते हैं, एक वेरिएबल होता है उसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। इफ़ यू ट्राई टू डू दैट ऑन अ सफिशिएंटली लार्ज वेक्टर, जो कि रियल वर्ल्ड में आते हैं आपके सामने, इफ़ यू ट्राई टू डू दैट इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, इनफैक्ट एक टाइम पे दिस वाज मेरा ख्याल है बैच 7 का स्टूडेंट था कि बैच 8 का स्टूडेंट था हमारे पास यहाँ पे, पहले उसने किया और उसके बाद फिर यहीं पे लैब इंस्ट्रक्टर भी था। तो फर्स्ट टाइम पता नहीं मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, मुझे याद नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, लेकिन वो मेरे सामने बैठा हुआ था, तो ये बात मैंने उस पर की। तो बिकॉज ही वॉज अ गुड प्रोग्रामर, तो वो गया और उसने कहा, मैंने सोल्यूशन नहीं बताया कि क्या सोल्यूशन है सर, आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा। तो ही वेंट बैक एंड ही ट्राई टू डू इट इन सी, और मुझे अगले दिन उसने आके कहा कि सर सम करना तो बात की बात है, पहले बनाऊँ किस तरह उसको, वो तो मेमोरी में जाता ही नहीं है। मैंने पता नहीं 10 मिलियन कहा था किस तरह की चीज़ की थी, उसने कहा वो तो मेमोरी में जाता ही नहीं, लोड ही नहीं होता, सम करना तो बड़ी दूर की बात है, तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे फिर हम बात करते हैं। एंड दीज आर, जो बार बार मैं कहता रहा हूँ कि योर बेसिक लॉजिक इज़ फाइन। ठीक है, आपकी जो बेसिक लॉजिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आप बना चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ इफ़ यू स्टिक टू दोज ओनली, तो फिर आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये चीज़ 3-3 घंटे क्यों ले रही है। ठीक है जी, वो 3 घंटे इसलिए ले रही है क्योंकि देर आर पीपल हु हैव स्पेंट डेकेड्स trying to reduce that 3 hours to 5 minutes, and if you try to do it yourself you may be able to do it, but you will take 3 decades then to come up with those solutions. ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग नहीं है, लेकिन सारी दुनिया की कंबाइंड इंटेलेक्ट ने मिलकर 2 डेकेड्स लिए हैं, 20-25 साल लगे हैं कि वो 3 घंटे को रिड्यूस किया जाए इसके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि मैं खुद करूँगा। तो लिहाजा लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिस जगह पे उनकी फैसिलिटी मौजूद है उसको करें। दैट इज़ नॉट टू से कि इंटरनल्स आपको आने नहीं चाहिए, इसीलिए हम तफसील के अंदर भी जाके देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जब एक दफ़ा आपको अंदर की चीज़ समझ आ जाए तो फिर वापस आके फिर लाइब्रेरी को यूज़ करें। ये हमारे यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अक्सर ये मसला है। ठीक है जी, मेरा इख्तलाफ है बाकी सारी फैकल्टी के साथ काफ़ी हद तक, कि वो कहते हैं कि जी आपने तो लाइब्रेरी यूज़ की है, और मैं कहता हूँ कि आपने लाइब्रेरी क्यों नहीं यूज़ की। तो स्टूडेंट बेचारा बीच में फंस जाता है, वो कहता है यार करूँ तो वो खफा होते हैं, ना करूँ तो वो खफा होते हैं, फिर मैं क्या करूँ। ठीक है, बात समझ आ रही? ओके, सो मेरा ओपिनियन ये है कि लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी चाहिए। ऑब्वियसली यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग। वो अगर आपको नहीं समझ आती वो तो फिर आप अंधों की तरह काम करें ना। तो आप में और एक वो वैसी वो कहते हैं ना, वो इंजीनियर में और मैकेनिक में क्या फ़र्क होता है कि मैकेनिक जो होता है वो कहता है इंजन, और जो इंजीनियर होता है वो कहता है इंजन। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि उसको आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैट्रिक्स को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर का ऑपरेशन है दैट इज़ एलिमेंट वाइज स्क्वायर्स। ठीक है, अगेन मैथ्स में और यहाँ पे थोड़ा सा वो करेंगे कि अगर आप वहाँ पे कहते हैं ना कि मैट्रिक्स को स्क्वायर करो, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर करने का मतलब होता है कि आप उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो डिफरेंट ऑपरेशन है। जबकि बी स्क्वायर अगर आप यहाँ पे कहते हैं, ये बाय द वे ये अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो पाइथन में ये स्क्वायर का ऑपरेशन है। तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं
तो इस जगह पे मुराद ये है एलिमेंट वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको नंपाई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक हो गया जी। ओके, ये एक फंक्शन है आपके पास सम ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये आपको बी का सम रिटर्न करेगा, जिसके अंदर एक थोड़ी सी पख है। वो पख क्या है, इसने 1 और 6 क्या रिटर्न किए। सो अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन कम अप विद, आपके अपने इंटेलेक्ट से इस मसले को आप हल नहीं कर सकते कि सम क्या करेगा। मैंने आपको कहा, आपने कहा जी सारे एलिमेंट्स को सम करेगा, दैट मेक सेंस, लेकिन देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। सम क्या हो सकता है कि आप सारों को सम करें, या एलिमेंट रो वाइज सम करें, या कॉलम वाइज सम करें, ठीक हो गया जी। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे सम का फंक्शन जो है वो पाइथन का बिल्ट इन सम का जो फंक्शन है, जब उसको आप नंपाई अरे देते हैं तो वो क्या करता है, वो इसको सम करता है 1 0 को और 4 16 को, एक ही चीज़ को सम कर रहा है। बी की क्या वैल्यू है समझ करें। सो 1 0 और 2 4 वो इस तरह सम कर रहा है, ठीक है। कॉलम वाइज सम आपको रिटर्न कर रहा है, सही हो गया। ओके, लेकिन अगर आप नंपाई का जो ऑब्जेक्ट अभी आपने बनाया है मैट्रिक्स अरे, ठीक है जी, उसका डॉट सम का फंक्शन अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपको क्या रिटर्न करता है, वो चीज़ रिटर्न करता है जो आप पहले समझ रहे थे, ठीक है। समझ आ गई। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। आम तौर पे होता ये है कि जनरल रूल है आपके पास प्रोग्रामिंग का कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टन लाइब्रेरी, और जो ऑपरेशन आपने उसके ऊपर करना है वो लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, तो यूज़ दैट। अगर वहाँ नहीं है तो या अपना लिखें या किसी और लाइब्रेरी का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। अब ये सम जो है ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट है, नंपाई का अपना नहीं है, ठीक है। नंपाई का अपना जो सम का फंक्शन है वो बी डॉट सम है, ठीक है। एनपी के अंदर डॉट सम का फंक्शन बना हुआ है, समझ आ रही, वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये बी डॉट सम जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे चाहिए तो ये वाला चाहिए, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जो कि बड़ा अजीब सा ऑप्शन है। इस बात को ज़रा समझ लें, क्योंकि ये एक्सेस का लफ्ज़ यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है बहुत जगह पे होता है। मैं ज़रा यहाँ पे बी को आउटपुट कर लूँ ताकि आप लोगों को बी साथ साथ नज़र भी आ रहा हो। सो दिस इज़ बी डॉट सम एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप करते हैं तो ये देखिए ये रिटर्न कर रहा है आपको 1 6, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे सम करेगा, ठीक हो गया जी। एक्सेस किसको कहते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। हाँ जी, मैंने भी इसको रन करने से पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं गलत हो जाता इसमें, ठीक है। तो इसलिए रन करके अब बोल रहा हूँ कि ये कॉलम वाइज सम कर रहा है, ठीक है जी। एक कॉलम को पकड़ेगा उसका सम एक वैल्यू, दूसरे कॉलम को पकड़ेगा उसका सम दूसरी वैल्यू, तीसरे कॉलम को पकड़ेगा उसका सम तीसरी वैल्यू, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सेस इज इक्वल टू 0। ये एक ऑपरेशन है सम का। कभी कभी आपने मैक्स निकालना होता है, उसमें भी एक्सेस आप दे सकते हैं कि मैक्स किस एक्सेस के ऊपर, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे चाहिए होता है कि इनमें से मैक्स निकालो, कभी आपको ऐसे चाहिए होता है कि इनमें से मैक्स निकालो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉलम वाइज अगर आपने करना है तो आपको नेस्टेड लूप के अंदर चीज़ को घुमा के करना पड़ेगा, ठीक है। इज्जत से नहीं होगा, ठीक है। वो इंडेक्स को रखना पड़ता है और कुछ काम करने पड़ते हैं, एंड वो पीछे पहले 4 सेमेस्टर्स में करना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। वो और बात है कि वहाँ पे चूँकि हम कराते नहीं है तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आके आपको एक्सेस की समझ आनी चाहिए कि भाई लफ्ज़ एक्सेस जो है ना ये ज़रूरी है, ठीक है। और सारी दुनिया लगी हुई है ना कि डाटा साइंस, मशीन लर्निंग। आप किसी भी, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी ग्रेजुएट को पकड़ लें, उनको कहें कि एक्सेस क्या होता है नंपाई में, तो उनको नहीं पता होगा। जस्ट द लफ्ज़ एक्सेस, इसको छोड़ें कि एक्सेस इज इक्वल टू 0 कौन सा वाला है, ठीक है। तो आई एम फेयरली श्योर कि अगर मैं 99.9 भी कहूँ तो एक बंदा आपको शायद पूरे शहर में मिल जाए जिसको पता हो कि एक्सेस होता क्या है नंपाई में। द प्रॉब्लम इज़ लोग लाइब्रेरीज को स्टडी नहीं करते, और वो कसूर कुछ हमारा भी है, फैकल्टी का, पूरे दुनिया की फैकल्टी का कसूर क्या है कि कहते हैं खुद लिखो। जब आप खुद लिखेंगे तो यू कैन कम अप विद दिस सोल्यूशन, बट यू विल प्रोबेबली नेवर कम अप विद द वर्ड एक्सेस, और औरों के कोड में आपको लफ्ज़ एक्सेस नजर आएगा, ठीक है। ये आज के शुरू से जो सुबह से मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइब्रेरीज एंड देयर लैंग्वेज, देयर जार्गन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। शुरू में मैंने बिल्कुल कोर्स के शुरू में बात की थी कि आपको वो जार्गन समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आपको उनकी जार्गन समझ आएगी, उनकी ज़बान समझ आएगी, तो फिर आप उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई लाइब्रेरी उठाएंगे, वहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि भाई यू नीड टू मैक्स ओवर दी फर्स्ट डायमेंशन एक्सेस, आप कहेंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्सेस इन जनरल मीन्स, देन यू कैन सर्च फॉर इट। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेस 0 कौन सा है और एक्सेस 1 कौन सा है, क्योंकि देन इफ़ यू हैव द बिग आइडिया कि एक्सेस 0 जो है वो एक एक्सेस होता है और दूसरा जो है वो दूसरे वाला होता है, एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास मल्टीपल वो हैं डायमेंशंस हैं तो यू कैन गो टू एक्सेस 3, एक्सेस 4 वगैरह वगैरह, उस पर भी जा सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये लफ्ज़ को समझने जो है वो ज़रूरी है। तो एक्सेस 0 ये हो गया, इसने 1 और 6 इस तरीके से किए। एक्सेस इक्वल टू 1 से इसने क्या किया, 3 और 4, ठीक है। तो रो वाइज इसने आपको वो रिटर्न किया।
वन स्मॉल प्रॉब्लम हेयर इज कि वी वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपने ऐसे ऐसे इसको किया है तो आखिर में आपको एक रो वेक्टर मिलना चाहिए, और अगर आपने ऐसे ऐसे किया है इसको सम तो आपको आखिर में एक कॉलम वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है जी। मुझे मसला है कि मुझे दरमियान में ये भी सोचना पड़ता है कि मेरे कैमरे का वो कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए मैं इधर हो गया थोड़ा सा। ये बात समझ आ रही है ना कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे सम कर रहे हैं तो आखिर में आपको एक कॉलम वेक्टर मिलना चाहिए, और अगर आप ऐसे ऐसे सम कर रहे हैं तो आखिर में आपको एक रो वेक्टर मिलना चाहिए। द प्रॉब्लम इज इट ऑलवेज रिटर्न्स ए रैंक वन टेंसर। ये याद रखेंगे, ठीक है। रैंक वन टेंसर बहुत बड़ी नूसत है, ठीक है। तो जिस भी एक्सेस पे करते हैं आपको मिल आखिर में आपको वही रैंक वन टेंसर ही रहा है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था ओरिएंटेशन नहीं होती। ठीक हो गया, समझिए। तो ये जहन में रखेंगे। अगेन दिस इज समथिंग दैट these library people have decided is the best way to do things. Maybe for us it does not make sense, but if you want to explore it in further detail, जाहिर बात है अगर आप किसी एक फील्ड में जा रहे हैं ना तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई why did they decide to return a rank one tensor, why not a column or row vector, ठीक है, why not? So you should study that, पता करें कि लाइब्रेरी के अंदर ये डिसीजन क्यों लिया गया है, ठीक है। दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ डन अ डिप्लोमा 6 months का डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैं कोर्सेरा वगैरह के कोर्सेज के बड़ा खिलाफ हूँ इसी वजह से कि कोर्सेरा के अंदर ऊपर ऊपर की सारी डिस्कशन है, बट द टाइम इज सो शॉर्ट दैट यू कैन नॉट गो इनटू दीज डिस्कशंस, और इतनी बड़ी स्पेशलाइजेशन आपको करा देते हैं जिसके अंदर 2500 चीज़ें करा देते हैं और सब बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से हैं। तो मैं भी जो कोर्सेज कराता हूँ मैं ऊपर ऊपर से कराता हूँ, लेकिन साथ बताता हूँ कि इधर डेप्थ में जाने की ज़रूरत है कोर्सेरा के कोर्सेज में, और स्पेशली वो जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं ना जिनके कोर्सेज वगैरह हैं, मुझे उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि द होल फोकस इज़ ऑन पासिंग एग्जाम्स। तो एग्जाम में तो ये वाली डिस्कशंस नहीं होती है, फ़लसफ़े कौन बयान करता है, और न एग्जाम में चेक किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ज़रा अगर आपने लर्निंग प्रॉपर लर्निंग करनी है ना किसी भी स्पेशलाइजेशन में, सिर्फ मशीन लर्निंग की बात नहीं है, अगर किसी भी स्पेशलाइजेशन में वो करनी है, किसी भी डोमेन में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर रैशनल, देयर थिंकिंग, देयर फिलोसफी ऑफ मेकिंग दीज डिसीजंस, कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, पाइथन में हम सेल्फ लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं। ठीक है, जब पाइथन बनी थी उस वक्त जितनी लैंग्वेजेस थी वो सारे दिस को इम्प्लिसिट ले रहे थे, तो पाइथन को क्या तकलीफ थी कि उसने आगे सेल्फ लिखा है। देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई मतलब पाइथन का डेवलपर कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना, पाइथन लैंग्वेज बनाई है तो कुछ किया है ना, तो किसी वजह से किया होगा। देन वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द रैशनल। ठीक हो गया, फलसफा बहुत हो गया, वापस आएगा थोड़ा सा। ओके, सो आपने यहाँ पे दो अरेज बनाए, ठीक है, दीज आर टू मैट्रिसेस, ये बी रहा और ये डी रहा। ठीक है जी, नज़र आपको सामने आ रहा है। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को शेप्स इसलिए नहीं बता रहा, एक्चुअल वैल्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि हम उनको सम वगैरह कर रहे हैं ना, तो इसलिए ज़रा देखें इसको। सो बी प्लस डी ये क्या करेगा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एलिमेंट वाइज इसकी समेशन कर देता है, 1 + 3, 2 + 4, 3 + 5 और 4 + 6। ठीक है जी, ओके। बी इंटू डी अगर आप करते हैं तो ये क्या करेगा, ये अब आप देख सकते हैं कि 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5 और 4 × 6। ठीक है, ये कर रहा है, तो दिस इज डूइंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो आमतौर पे जब आप दो मैट्रिसेस लिखते हैं, अगेन मैथ्स और सीएस का जो डिफरेंस है, ये इसलिए बताता हूँ कि पहले भी डिस्कशन की थी लेकिन खैर रिफ्रेशिंग के लिए दोबारा बता देता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग एट अ रिसर्च पेपर तो वहाँ पे लिखा होगा कि यू मल्टीप्लाई बी विद डी। इफ़ यू ट्रांसलेट इट डायरेक्टली टू कोड बी इंटू डी, तो वहाँ पे बी इंटू डी का कुछ और मतलब है। कोड में, नमपाई के कोड में एटलीस्ट बी इंटू डी का कुछ और मतलब है। बात समझ आ रही है। तो जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन खुद करने की कोशिश आप कर रहे हैं, या किसी बुक के अंदर कोई एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसकी आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू नीड टू रियलाइज विच ऑपरेशन दैट इज डूइंग, नॉट व्हाट नोटेशन इज बीइंग यूज्ड। स्टार का ये मतलब नहीं कि खामखा मल्टीप्लाई करोगे, वो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको समझाने के लिए हम कह देते हैं कि यार ये इस क्रॉस का मतलब है कि बस मल्टीप्लाई, बस ज़्यादा अपने छोटे से नन्हे से दिमाग पे जोर मत डालो। ठीक है, आपको अब अपने नन्हे से दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये आया, इज दिस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और इज इट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या चीज़ है। समझ आ रही बात की। ओके, सो यहाँ पे जो स्टार है उससे मुराद है आपके पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या चीज़ है, बी और डी को देखें। सो दिस इज 1 2 × 3 5 विच इज 13, देन देखें 1 2 × 3 5 विच इज 13, 1 2 × 4 6, तो 1 × 4 + 2 × 6 इज किधर गया, ये रहा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो डॉट है ना, एक डॉट तो उसके लिए और डॉट ऑपरेशन का नाम है। ठीक है, तो बी डॉट डॉट, तो इसको बी डॉट ही बोलते हैं लोग। ठीक है, दरमियान वाला डॉट खा जाते हैं। बी डॉट डी का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर वो वाली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जो कि आमतौर पे मैथ्स में फिर एक डॉट करके या एक स्टेरिक करके लिखी जाती है। ठीक हो गई।
ओके, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बी रेज टू द पावर डी, तो एक मैट्रिक्स रेज टू द पावर, दूसरा मैट्रिक्स जो है एक बड़ी एडवांस किस्म की मैथ्स है, ठीक है। बी और डी दोनों मैट्रिसेस हैं, तो अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखें तो दिस इज़ वेरी एडवांस मैथमेटिक्स, इट्स स्टिल वैलिड मैथमेटिक्स, ठीक है। यू कैन रेज समथिंग टू द पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर नहीं पता, कहीं पे नहीं देखा हुआ, कर सकते हैं, इट्स अ वैलिड ऑपरेशन, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है कि हाउ डू यू रेज समथिंग टू अ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड स्पेशली हाउ डू यू रेज अ मैट्रिक्स टू अ मैट्रिक्स, अजीब सी बात है। इट्स अ वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन, करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ मैथ्स, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे सिंपली ये क्या कर रहा है कि एलिमेंट वाइज रेज कर रहा है, ठीक है। तो इस किधर गया, इस 1 को रेज करेगा टू 3, 1 का क्यूब विच इज़ 1, 2 का 4th पावर विच इज़ 16, 3 की 5th पावर विच इज़ 29 और 4 की 6th पावर विच इज़ 4096, ठीक है। तो एलिमेंट वाइज ये रेज करता है। तो वो जो मैथ्स का रेज टू द पावर मैट्रिक्स वाला एडवांस मैथ्स वाला कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके, स्टैंड अप मैथ का मैंने आप लोगों को बताया, तो उसकी एक वीडियो है कि हाउ डू यू रेज पाई टू द पाइथ पावर, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि पहले तो पाई को रेज किस तरह करेंगे किसी और पावर पर, और फिर एक्चुअल वीडियो इस बात पे है कि इफ़ यू रेज पाई टू द पाई टू द पाई टू द पाई, पता नहीं 4 हैं कि 5 इस तरह हैं, दैट लीड्स टू एन इंटीजर, ठीक है। तो अजीब सी एक बात है, तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना चाहें तो देखें। ओके, असल में होता ये है कि वो इस किस्म की चीज़ों से आपका ज़रा दिमाग खुलता है कि भाई दीज आर थिंग्स दैट आई कैन एक्सप्लोर, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में फ़ायदा होता है इनसे, हैं मज़े के लिए नहीं देखने का खैर। ओके, अच्छा जी, बी आपके पास एक मैट्रिक्स था, यू कैन डू ए डॉट टी विच इज़ शॉर्ट फॉर ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसका ये सिंपल सा फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, मैट्रिक्स का नाम डॉट टी, तो इसे आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। इट वॉज 1 2 3 4, नाउ इट इज़ 1 3 2 4, ठीक है। ट्रांसपोज जिस तरीके से होता है, सही हो गया जी। अच्छा, ओके, नीचे शायद मैंने कहीं पर किया हो, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। सो एक्स क्या था हमारे पास, एक्स कोई था, ऊपर हमारे पास कोई वो है, लेट्स से ए है हमारे पास, लेट्स डू ए, ये ए है, ठीक है जी। ए डॉट शेप इज 6, ठीक है। ओके, ए डॉट टी स्टिल द सेम थिंग, ए डॉट टी डॉट शेप इज स्टिल 6, इसकी ओरिएंटेशन है ही नहीं, रैंक 1 टेंसर है ना, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे वहीं का वहीं डी टी की तरह बैठा रहता है, हिलता नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो इफ़ यू वर अस्यूमिंग कि ये रो वेक्टर है, नज़र रो वेक्टर की शक्ल में आ रहा है, रो वेक्टर है, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये कॉलम वेक्टर बन जाएगा। अब जब मैं इसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कोई हो सकेगा मल्टीप्लाई, शेप्स इसकी बराबर हो जाएंगी, वो जो आपने किया हुआ ना कि ये और ये बराबर होने चाहिए, तो वो करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, और ये भी नहीं एरर देगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जिस तरह ऊपर आपने देखा ना कि अगर आपने किसी चीज़ को करने की कोशिश की तो एरर नहीं है, इट्स अ वैलिड ऑपरेशन, बट इट्स अ डिफरेंट ऑपरेशन। और चूंकि आपको वैल्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही, इतने वो मिलियन बाय मिलियन की वैल्यूज़ तो आपको नहीं नजर आ रही हैं, आप तो शेप्स के ऊपर चल रहे हैं। वो चीज़ एक डब्बा है कि भाई ये एक मैट्रिक्स है और ये किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उससे आगे को वैल्यू आएगी, आखिर में कहेंगे जी मेरा मॉडल तो काम नहीं कर रहा। वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रैंक 1 टेंसर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो पिछले मेरा ख्याल है कुछ 6 दिन हो गए कि मैं ये तकरीर कर रहा हूँ कि रैंक 1 टेंसर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स आते हुए मैंने देखे हुए खुद, मतलब महीने ज़ाया किए हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। फिर जब जाके समझ आई तो उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है, बट ये बकवास नहीं है, उसकी वजह है ना, रैंक 1 टेंसर की अपनी वजूहात है, उसके अंदर हम फिलहाल नहीं जाना चाह रहे। तो ये इस बात को ज़रूर अच्छे तरीके से देखें कि ए जो है वो आपके पास ये चीज़ ए है, ए डॉट शेप और ए डॉट टी डॉट शेप दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। और कैसे पता चला कि आपके पास ए डॉट टी जो है वो भी वही का वही है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, क्यों इसकी ओरिएंटेशन है ही नहीं, ना ये रो वेक्टर है ना कॉलम वेक्टर है। अगर रो वेक्टर होता तो उसको ट्रांसपोज करें तो कॉलम वेक्टर बनता है ना, ठीक है। ओके, अच्छा जी, हाँ ये आप कर सकते हैं कि ए डॉट रीशेप कितना है 6,1, ठीक है, ये हो गया। इसकी अगर आप शेप करें तो 6,1, इसकी ट्रांसपोर्ट डॉट शेप करें तो 1,6, ये अब होता है क्योंकि नाउ दिस इज अ वेक्टर, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर जो भी है, ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, ये आपके पास एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, एन पी डॉट स्क्वायर रूट 36, ठीक है। ये ऊपर कमेंट्स लिखे इनको फिलहाल ना पड़े, खैर आ जाएंगे इसकी तरफ बाद में। इसको अगर आप कोई स्केलर पास करते हैं तो नमपाई की जो लाइब्रेरी है, बिकॉज इट्स सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज और वेक्टर्स मैट्रिसेस जो भी इसको आप कह रहे हैं, ठीक है। अरेज इसलिए कहते हैं कि इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो इफ़ यू पास इट अ स्केलर, आमतौर पर इसके फंक्शन इस तरह के हैं कि दे आर ओवरलोडेड, सही है। अगर आप इसको स्केलर पास करेंगे तो स्केलर के हिसाब से काम करेगा, अगर आप इसको वेक्टर पास करेंगे
तो ये वेक्टर के हिसाब से काम करेगा। अगर आप कोड खुद लिखेंगे तो जाहिर बात है या आपने लूप लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, ठीक है, और या फिर एक इफ लगाया होगा कि अगर वो स्केलर है तो ये करो, वेक्टर है तो ये करो। लेकिन ये इस तरीके से लिखे गए कि इनके अंदर वो इफ्स मिफ्स नहीं है, दे आर ऑप्टिमाइज्ड टू वर्क जस्ट एज वेल ऑन एवरीथिंग, ठीक है जी। इसकी तफसील आगे दोबारा भी आएगी। सो इफ़ यू गिव इट 1 4 9 6 तो ये दोनों पे काम करेगा। अगर आपने इसको np डॉट स्क्वायर रूट को कॉल किया 36 के ऊपर तो इट गिव्स यू 6 बैक, और 1496 हुआ तो ये आपको हर एक का इंडिविजुअल जो है एलिमेंट वाइज स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे सकता है, ठीक हो गया जी। ओके, एक फाइनल चीज़ जो कि अगेन इस बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं लेकिन काफ़ी कॉमन इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास ये एक अरे है और y एक दूसरा अरे है, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 3। आप x एक मैट्रिक्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं एक किसी स्केलर के साथ, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्केलर के साथ तो कंपेयर नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वी आर चेकिंग अ कंडीशन। द कंडीशन इज कि x के एलिमेंट वाइज एक एक एलिमेंट को उठाओगे और उस एलिमेंट को इसका बेसिकली x की जगह पे रिप्लेस करोगे कि x का 0th एलिमेंट इज इट ग्रेटर देन 3। अगर है तो उसकी जगह पे लिख लो ट्रू, कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसकी जगह पे ट्रू लिख लो। फिर दूसरे एलिमेंट को इसी कंडीशन में डालो, अगर वो कंडीशन को मैच करता है तो ट्रू लिखो, नहीं मैच करता तो फॉल्स लिखो। यही दो बातें हो सकती हैं, तीसरी बात तो नहीं हो सकती। ओके, तो ये जब आप करते हैं तो ये आपको एक चीज़ रिटर्न करता है फॉल्स। तो पहला एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन 3, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा इज ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स है आपके पास उतने ही यहाँ पे आपके पास बूलियंस आएंगे वापस। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अक्सर आपने ये काम करना होता है कि भाई ये सारे मेरे पास कोई फीचर्स हैं, ठीक है, कि इसकी सैलरी, ये जीपीए ले लें आप लोगों को, चूँकि ज़रा बेहतर समझ आती है उसकी कि ये जीपीए हम ये कहते हैं कि सारे वेक्टर में से वो वाली जगह मुझे सेलेक्ट करके दो, एक किस्म की सिलेक्शन ही होती है, सेलेक्ट करके दो जिनके जीपीए लेट से ग्रेटर देन 3 हैं, ठीक है। तो x के अंदर अगर सारे जीपीएस हैं तो x ग्रेटर देन 3, तो आपको जिस जिस जगह पे ट्रू मिलेगा आपको पता चलेगा कि इस जगह वाले जो वेक्टर के एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आप दो चीज़ों को आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट वाइज कंपेरिजन होगा x और y का, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स कंपेरिजन नहीं होगा, एंड इट डज नॉट इवन मेक सेंस, ठीक है। आगे कहीं भी इसकी तफसील आएगी तो बात कर लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कंपेयर हो सकते हैं, मैट्रिक्स का मॉड्यूलस कंपेयर हो सकता है, ठीक है। मॉड्यूलस निकालना आता है ना, नॉर्म जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स का, वो कंपेयर हो सकता है, लेकिन आपका मैट्रिक्स खुद कंपेयर नहीं हो सकता दूसरे मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये तफसील कभी आएगी तो बहस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुराद है दैट इज एलिमेंट वाइज। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, 2 इज ग्रेटर देन 2 फॉल्स, 4 इज ग्रेटर देन 3 2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। समझ आ रही बात की? मसला तो नहीं है, ओके। अच्छा जी, इसी को थोड़ा सा आगे चलाते हैं कि नमपाई में आपके पास एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, सिग्मॉइड का एक फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मैंने खुद लिखा है, ठीक है। सिग्मॉइड इज इसेंशियली अ फंक्शन, अगर पहले नहीं देखा हुआ तो अभी देख लें। कैलकुलस में देखा था कि नहीं, किस ज़माने में देखा भी तो भूला होगा। सिग्मॉइड का फंक्शन ऐसा होता है जिसको आप कोई भी वैल्यू दें तो वो आपको मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सिग्मॉइड का ऐसा फंक्शन होता है जो कि अगर आप उसको कोई भी वैल्यू दें, अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी उसको दें तो वो आपको 0 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी दें तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। तो इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी इज 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी इज 1, और दरमियान में इसकी शेप यूं करके वो टेढ़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। तो एट एग्जैक्टली 0 इट्स 0.5, ठीक है, और दरमियान में इस तरीके से वो होता है, ठीक है। इसके मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। कहने को बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। एट नेगेटिव इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ सिग्मॉइड इज 0, एट पॉजिटिव इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ सिग्मॉइड इज एग्जैक्टली 1। तो सारी बात एग्जैक्टली 1 तक कभी भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक हम नहीं जाते। तो द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। और उसके जो सिमेंटिक्स हैं वो ये किस तरीके से एक शेप बनती है, ठीक है। नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, अभी मैंने खोला होता तो मैं आपको बता देता, नेट काम कर रहा हो तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सो सिग्मॉइड फंक्शन ये शेप होती है जी, ठीक है, देखा होगा शायद पहले। ये फंक्शन होता है, ये देखें -6 तक गया हुआ है ना, -6 तक ये 0 के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन इट नेवर एक्चुअली रीचेस 0, ठीक है। तो -इन्फिनिटी पे ये एक्चुअल 0 पे पहुंचता है, तो कम होता जाता है, ठीक है। इस तरह 6 तक देखें ये बिल्कुल 1 के करीब पहुंच गया, हमें ऐसा लगता है जैसे 1 हो गया, लेकिन ये 1 हुआ नहीं है, ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे 1 होता है, इन्फिनिटी से पीछे 1 के, जिसको कहा जाता है कि एक्सीडिंगली क्लोज होता जाता है, ठीक है। इन द लिमिट इट रीचेस 1, ठीक है, लिमिट कैलकुलेशन अप्रोच इज रूमान वाली बात है, ठीक है। एंड एट एग्जैक्टली 0 इट्स 0.5। जब मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ ना मैं, इस एक चीज़ के ऊपर पूरा एक मेरा ख्याल है 40 मिनट का लेक्चर है कि इससे हम क्या फ़ायदा बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसे एक छोटे से सिंपल सा फंक्शन है ना, कोई सी बड़ी साइंस नहीं इसके अंदर। इसके ऊपर आपकी बहुत अरसे तक सारी 99% भी नहीं कहूँगा, सारी मशीन लर्निंग खड़ी रही है, ठीक है। 100% मशीन लर्निंग इसे एक फंक्शन बेचारे पे खड़ी रही है। उसके बाद जब चेंज भी किया तो इसी के अंदर माइनर चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओके, वापस ओके। सो ये फंक्शन मैं यहाँ पे खुद बनाने जा रहा हूँ। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है 1/1 प्लस मैथ डॉट ई, दिस इज एक्सपोनेंशियल ई टू दी माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा शायद फार्मूला, यहाँ पे 1/1 प्लस ई टू द माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी बात लिखी है लेकिन मुराद वही है, ठीक है। 1/1 प्लस ई टू द माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। जो लोग थोड़ा लेट आए वो देख लें कि 1 डॉट का कोई नया मतलब नहीं है, इससे मुराद है 1.0। आमतौर पे पॉइंट के बाद जो जीरोज होते हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, अपने कोड में भी कर सकते हैं। जब हमें वैल्यूज रिटर्न की जाती हैं, प्रिंट वगैरह की जाती है, तो उसके अंदर भी कभी कभी जीरोज को खा लेते हैं, मुराद ये कि आगे जीरो है, ठीक है। बस कोड ज़रा सा साफ हो जाता है। तो 1 बाय ये सारा ब्रैकेट है यहाँ पे ज़रूरी है ऑब्वियसली, 1 प्लस मैथ डॉट ई गिव्स यू दी ई, जो कि ई होता है, आप लोगों को पता ही क्या होता है, और ये रेज टू द पावर माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिखा और एस को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। जी जी जी, कि अगर सिर्फ 1 होता तो ये इंटीजर होता, फ्लोट के आगे तो भाई डेसिमल के आगे क्या चीज़ें हैं, तो जब आगे कुछ भी नहीं लिखा हो तो मतलब जीरो है, लेकिन दिस इज अ फ्लोट, यस, ठीक है ओके। सो ये मैं यहाँ पे एस को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऊपर जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये 3 डबल कोट्स के दरमियान में, तो पाइथन के अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को 3 डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 3 डबल कोट्स इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये तो अपनी जगह पे अलग बात है, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपने लिखनी है 3 डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक हो जी। तो 3 डबल कोट्स हमारा 6 कोट्स नहीं है, 3 डबल कोट्स, ठीक हो ओके। इसके दरमियान में अगर आप कोई फंक्शन स्टार्ट करते साथ ही, ये देखिए स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में नहीं जा रही, ये वैसी लिखी हुई हवा में, ठीक है। इसको कहा जाता है डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग इज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, ये इस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है। खुद फंक्शन लिखें तो ये किया करें, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे आके लिखते हैं कि हेल्प और बेसिक सिग्मॉइड, ये जो आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो ये आपको वही जो डॉक स्ट्रिंग है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई भी बंदा इसको, या आप खुद भी या कोई और बंदा जो आपके किसी फंक्शन को यूज़ कर रहा है, वो यहीं पे खड़े खड़े आपसे हेल्प ले सकता है, नेट पे जाके सर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गई, समझ आ रही। स्पेशली जबकि हमारी तरह नेट काम भी ना कर रहा हो, अभी तो कर रहा है लेकिन हमारा, सही हो गई जी, ठीक है। तो ये डॉक स्ट्रिंग है जो कि कोई बंदा हेल्प मांगेगा तो उसके अंदर आपने जितनी भी जो भी तफसील लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने ये बता दिया कि एक्स इज स्केलर और एस इज सिग्मॉइड ऑफ एक्स, जो कि हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बड़ी कोई अच्छी डॉक स्ट्रिंग मैंने नहीं लिखी, लेकिन समझाने के लिए लिखी। तो मैं इसको कहता हूँ बेसिक सिग्मॉइड ऑफ -1, ठीक है। तो -1 से मुझे क्या वापस मिलेगा, 0.268, -1 है ना, तो 0 के काफ़ी करीब है, ठीक है जी। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0.5 आनी चाहिए, जो कि आ रही है, और ये भी मैं 1 के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 6 हमने देखा था कि 6 पे ये 1 के बहुत करीब हो गया, तो 0.99, लेकिन अगर आप इसको 6000 भी देंगे ना, तो ये असल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बस वो प्रेसिजन ख़त्म हो गई मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये 1 है नहीं, बेइज्जती करा दी सारी, लेकिन अच्छा इतनी ख़राब प्रेसिजन है, बहुत ही ख़राब प्रेसिजन है, ठीक है। मतलब ये देख रहे हैं ना कि वो 8 के ऊपर भी 0.99 हो गया है, ठीक है, 999 हो गया है। एसेंशियली प्रेसिजन हमारे पास कंप्यूटर में तो जगह ही नहीं है ना। ये अगेन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसके ऊपर हम ये बहस करेंगे कि आप फ्लोट की कितनी प्रेसिजन रख सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, और ज़रूरी है वो। नहीं, कंपाइलर का मसला नहीं है। मैं अगर आपसे कंपाइलर के पीछे आप बातें कर रहे हैं, मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ वैसे। आप खुद भी इन्फिनिटी को रिकग्नाइज नहीं करते, आप तो कंपाइलर को कह रहे हैं, आप खुद भी रिकग्नाइज नहीं करते। जी जी जी, वो सिंबल नहीं डाल सकते, वैसे इन्फिनिटी को आप रिप्रेजेंट कोड में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी ऑलमोस्ट नेवर फिट्स इनटू एनी लॉजिक, ठीक है। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पे कैलकुलस का एनालिटिकल काम कर रहे हैं ना, ये हम शुरू में पहले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी, एक होता है एनालिटिकल, एक होता है न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल में चल रहे हैं। इफ़ यू गो इनटू एनालिटिकल कंप्यूटेशन, उसको हम कंप्यूटेशन में कहते हैं सिंबॉलिक कंप्यूटिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का एरिया। अगर हम कहीं पे भी नहीं पढ़ाते, वो हमारे बैचलर्स मास्टर्स कहीं पे भी नहीं है, हमारे क्या पूरी दुनिया में चंद जगहों पे आपको मिलेगी सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। और ये जो मॉडर्न टेंसर फ्लो वगैरह और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के ऊपर बेसिकली लिखी हुई हैं। तो इसीलिए लोगों को टेंसर फ्लो सही तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि सिंबॉलिक कंप्यूटिंग समझ नहीं आती। और सिंबॉलिक कंप्यूटिंग अपनी जगह पे बहुत आसान है, क्योंकि वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनालिटिकल जो मैथ्स है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वो तो सबको आती है। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता कि उसी को हम सिंबॉलिक कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू पता नहीं क्या क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यू कैन डू दैट इन कंप्यूटर साइंस।
आप लोगों ने प्रोग्रामिंग जब पढ़नी शुरू की है उस वक्त यही होगा ना कि अगर आपने a + b होल स्क्वायर किया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, एक वैल्यू मिलेगी बस। दैट इज़ न्यूमेरिक कंप्यूटिंग, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ाना है, एक नई चीज़ करके पढ़ा रहे हैं। वो आप बचपन से नहीं, जब से आपने कंप्यूटर साइंस शुरू किया आप लोग न्यूमेरिक कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो वो जो मैथ्स आपने की थी ना, जो सारी आप एनालिटिक करते आए हैं, वहाँ तो आप चीज़ पूरी लिखते हैं ना, a² + b² + 2ab, उसमें तो सब नीची मीची होकर एक नंबर नहीं बनता ना। तो इफ़ यू वांट दैट, तो सिंबॉलिक कंप्यूटेशन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, आप सर्च कर लें इसके ऊपर, थोड़ा सा ज़रूर एक्सप्लोर करें इसको, स्पेशली इफ़ यू वांट टू गो इनटू दिस मशीन लर्निंग और इस साइड पे जाना चाहते हैं ना, उसको ज़रूर स्टडी कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया। ठीक है, उसमें बेसिकली ये कि जो आप कैलकुलस का जिस तरह इन्फिनिटी आप कह रहे हैं ना, तो आप उसको एक वो चीज़ पकड़ाएं, कोई इसी तरीके से आप पूरा x² + y² + और उसको आप कहें कि इसका डेरिवेटिव मुझे निकाल के दो, तो वो आपको नंबर नहीं निकाल के देगा, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नहीं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, वो आपको निकाल के दे सकता है। ठीक है जी, तो सिंबॉलिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एरिया है, देखना चाहते हैं तो देख लें। ओके, अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे अगर इसको लिस्ट पास करता हूँ, ऊपर हमने देखा था ना कि अगर हम उसको स्क्वायर रूट को अगर 36 पास कर रहे थे तो स्केलर पे भी काम कर रहा था, और अगर हमने उसको एक अरे पास किया था, लिस्ट पास की थी, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपने फंक्शन को पास करता हूँ एक लिस्ट, तो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैड ऑपरेटर टाइप फॉर यूनरी माइनस लिस्ट। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन में जो आपने -x किया है, तो x अब आपके पास क्या है? लिस्ट है। आपने वहाँ से x के अंदर लिस्ट पास की है, तो लिस्ट जो है वो माइनस ऑफ लिस्ट कोई चीज़ नहीं होती। समझ आ गई बात की? तो हमारा बनाया हुआ फंक्शन जो है वो लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। प्लस कर दिया x को, प्लस भी नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सिग्मॉइड का तो ये फंक्शन है, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते, ऐसे नहीं छेड़ सकते, ये तो सिग्मॉइड का फंक्शन है। ठीक है, हो सकता है कि हम उसे कुछ और बना लें लिस्ट के साथ, लेकिन सिग्मॉइड ऐसे नहीं अप्लाई हो सकता, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यू कैन गो अहेड एंड फिक्स दिस। इसके ऊपर आप कोई लूप लगा सकते हैं कि इफ x इज अ लिस्ट, तो एलिमेंट वाइज करो और उनको एक लिस्ट में जमा करते जाओ, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, यू कैन डू इट एंड यू शुड एटलीस्ट वंस ट्राई टू डू इट, बट द राइट वे टू डू दिस इज नॉट टू यूज योर ओन सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, यूज अ बिल्ट इन लाइब्रेरी सिग्मॉइड फंक्शन विच ऑलरेडी सपोर्ट्स लिस्ट्स। ठीक है, देखते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, किधर है? तो हाँ, ये हो सकता है, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है वो ये देखें कि आप ये कर सकते हैं कि इस x को आप अरे में चेंज कर दें। ठीक है, फ़र्क दोनों में क्या होगा? अभी ऊपर इसने कहा ना कि ये माइनस जो है ये लिस्ट के लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन नमपाई के अंदर फिर इतनी इंटेलिजेंस है कि इट कैन डू e⁻⁻x इफ x इज एन अरे। ठीक है, हाँ, लेकिन अरे यूं समझें कि अरे हमारे हिसाब से लॉजिकली लिस्ट है, लेकिन प्रोग्राम के हिसाब से इट्स अ डिफरेंट डाटा टाइप। नमपाई का अरे होता है और लिस्ट जो होती है वो लिस्ट होती है। ठीक है, लिस्ट होमोजीनियस होती है, फिक्स साइज की होती है, कोड उसका फ़र्क होता है। नमपाई का जो अरे का कोड होता है वो फ़र्क होता है, फिक्स साइज होता है, होमोजीनियस होता है वो हेट्रोजीनियस होती है, इस तरह के फ़र्क। तो कोड के अंदर दीज आर टू सेपरेट एनिमल्स। ठीक है, दोनों का आपस में कोई वो नहीं है। तो नमपाई जो है वो e⁻x कर सकता है एलिमेंट वाइज, अगर वो अरे है, x अरे है तो हो सकता है, लेकिन अगर वो लिस्ट है तो नमपाई का लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात समझ आ रही है? ओके, सो जब हम ये इसको x को हम चेंज कर देते हैं अरे के अंदर, वही लिस्ट मैंने बनाई, इसको मैंने चेंज कर दिया और फिर मैंने इसको सिग्मॉइड पे कॉल किया, तो अब देखें ये कर सकता है, एलिमेंट वाइज इसने इसको मुझे करके दे दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो ये जो जहन में आपके बात आती है ना, उसी के लिए बेसिकली डाला हुआ है कि भाई लिस्ट और अरे तो एक चीज़ है, लिस्ट और अरे देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इंटरनली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, और उनके ऊपर जो कोड का बिहेवियर है वो भी बिल्कुल फ़र्क है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क विद अरेज, यू शुड वर्क विद अरेज। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 साल कोविड से पहले की बात है कि एक कंपटीशन कोई हुआ था, और हमारे यहाँ पे बैच 17-18 के स्टूडेंट्स गए थे वो करने के लिए। तो वहाँ पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये काम वहाँ पे कोड था, तो ये लोग चूँकि पाइथन के साथ इनके कंफर्टेबल थे, तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 5 मिनट में कर लिया, और जो लोग सी में कर रहे थे तो वो तो पहले मैट्रिक्स बनाओ, तो सी में बस बैठ जाओ ना फिर उसके साथ। ठीक है, अच्छा मज़ेदार काम है, स्पेशली इफ इट्स एन n डायमेंशनल, तो बस हो गया काम फिर। ठीक है, यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। बहरहाल तो वो क्या, उन्होंने कहा कि जी हमने वो बनाया उसके वहाँ पे, और लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बनाई, और उसके हमने ऑपरेशन किया सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़े खुश थे ना कि भाई हमें तो पाइथन आती थी, इसलिए हमने किया। तो स्लैक पे उन्होंने पोस्ट किया, तो वो जवाब में नीचे मैंने उनको वो किया कि अच्छा काम किया है, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू वर्क विद वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस यू शुड बी यूजिंग नमपाई। ठीक है, तो बेचारे वैसे ही थोड़े से कच्चे हो गए, लेकिन द पॉइंट इज़
कि इफ़ यू नो दिस टूल इट्स गुड, कि आपको पाइथन आती है तो आप मशीन लर्निंग वगैरह में पाइथन लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यू नीड टू रियलाइज व्हाट द राइट टूल इज. तो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क विद वेक्टर्स यू शुड यूज नंपाई अरेज एंड नॉट लिस्ट्स. यस, नमपाई जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ इसलिए चलता है क्योंकि इसेंशियली नमपाई का जो कोड है ना वो एक दफ़ा पाइथन में लिखने के बाद ट्रांसलेट सी में हुआ है ऑटोमेटिकली, हाथ से नहीं किया हुआ, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन उसकी सी में हुई है एंड इट्स ऑप्टिमाइज फॉर दैट. ठीक है, इसलिए भी वो अच्छा काम करता है. और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि अभी कुछ यहाँ पे हम नीचे भी देखेंगे कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि आप भी कर सकते हैं कि आपका कोड तेज़ हो जाए, लेकिन आपको चूंकि पता नहीं है ना, इस सिग्मॉइड के साथ हम ये काम कर सकते हैं. ठीक है, वो सारे मकासद आप हासिल कर लेंगे, बट वाई आर यू री इन्वेंटिंग द व्हील, इट्स ऑलरेडी बी डन फॉर यू. आपको ये पता होना चाहिए कि इन 5 ऑप्शन में से मैंने कौन सा यूज़ करना है. ठीक है, दैट इज़ वेयर योर एक्सपर्टीज कम्स इन. ठीक है जी, योर एक्सपर्टीज इज़ नॉट इन री इन्वेंटिंग द व्हील, इट्स इन यूजिंग द राइट व्हील फॉर द राइट जॉब. ठीक है, मार्स के ऊपर अगर आप यहाँ पे वो ब्रिजस्टोन का टायर लगा के भेज देंगे ना तो 2 दिन में वो फुस हुआ होगा. ठीक है, उसके लिए अपना टायर होता है. ओके जी, एग्जैक्टली, क्योंकि वही है ना, आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, उसके पीछे पूरी 20 साल की वो है एक्सपर्टीज़ है लोगों की. ओके, चलें, आज के लिए काफ़ी है मेरा ख्याल है. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई जी. तो ये जो यहाँ पे बात नज़र आ रही है ना कि आप इसको एक तो एक ही काम है और वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर हो रहा है, या बिल्कुल जहाँ से हमने बात शुरू की थी, बिल्कुल पहला ऑपरेशन कि हमने कहा था किधर गया ये b+2 कि आपने एक मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ कैसे ऐड कर दिया है. ठीक है, तो ये जो तरीका कार है इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं. जब आप अगर आप एंड्रयू का जो अपडेटेड कोर्स है, पहला जो उनका कोर्स था कोर्सेरा पे, वो मैटलैब पे था, फिर बाद में अपडेट किया था जो deeplearning.ai के प्लेटफॉर्म पे आजकल है, उसके अंदर पाइथन के अंदर कोड है सारे का सारा पे. ठीक है, उसमें नमपाई के कुछ बेसिक ऑपरेशंस वो कराते हैं, सारे नहीं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, और उसमें मेरा ख्याल है आधा लेक्चर है किस तरह वो है कि जो कि ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एक दफ़ा आपको पता हो कि क्या हो रहा है. बेसिक से 2 रूल हैं, अगर वो 2 रूल पता है तो देन इट्स सिंपल, अगर वो नहीं पता तो आप सारा पकड़ के बैठे होंगे कि ये क्यों नहीं काम कर रहा. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे. आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं है इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा. ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछेंगे.